हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित लुमकड़, आपका अपना दोस्त, शुरू करने जा रहा हूं सीए फाउंडेशन वाले हमारे सभी दोस्तों के लिए बिजनेस लॉस। जी हां, जो कि पेपर नंबर 2 होता है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स का, उसकी एक पूरी इन डेप्थ सीरीज जिसमें हम बिजनेस लॉस को पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिटेल में कवर करेंगे। ये एक नए सेटअप के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हमारी एक नई शुरुआत है। आज का हमारा पहला सेशन है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम बिजनेस लॉस का जो पूरा सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन का, उसका एक ओवरव्यू लेंगे, उसका एक ब्रॉड पिक्चर देखेंगे और साथ ही साथ लॉ के कुछ बेसिक्स, लॉ की कुछ बारीकियां जो पूरे बिजनेस लॉस के सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको समझेंगे, उससे रूबरू होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने पहले सेशन को, अपने इंट्रोडक्टरी सेशन को हम शुरू करते हैं। ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें सेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और बिलीव मी, अगर आप बिजनेस लॉस के सब्जेक्ट को पूरी शिद्दत के साथ समझने की कोशिश करेंगे ना, उसको पूरा फील करेंगे ना, तो आपको यह सब्जेक्ट एक रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, ये बहुत हल्का लगेगा। और इस सेशंस के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम में स्कोर करके आएंगे और एक पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप इस सब्जेक्ट की लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए पूरे सेशंस के दौरान। तो सबसे पहला तो हम इधर उधर का कोई भी मटेरियल नहीं टच करेंगे, ना ही हम किसी भी बुक को टच करेंगे, बल्कि हमारा जो भगवान है, हमारा आईसीआई, हमारा इंस्टीट्यूट, उसका स्टडी मटेरियल बहुत प्यारा स्टडी मटेरियल है, हम उसी को रेफर करेंगे पूरे सेशंस के दौरान। दूसरा, आपके पास पेन होनी चाहिए, कोई भी 2 कलर की पेन होनी चाहिए, कोई 2 डिफरेंट कलर्स की पेन होनी चाहिए। और हाइलाइटर, मैं पर्सनली येलो और ग्रीन कलर का हाइलाइटर प्रेफर करता हूं। और आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें सेशंस के दौरान जो भी नोट्स मैं बनाऊंगा या आपसे बनवाऊंगा वो आपने नोट डाउन करना है। दूसरा, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, वो होती है रिटन प्रैक्टिस। तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, तभी आपको इस पूरे सब्जेक्ट पे कमांड आएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग बात है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट पे कमांड यदि आपको चाहिए तो आपने भैया पेन एंड पेपर वाली जो प्रैक्टिस है ना, वो करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है सीए फाउंडेशन एग्जाम का पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस का सब्जेक्ट। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अरे 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 भैया, मैं तो बिजनेस लॉस पढ़ने आया था। अरे ठीक है ना यार, पढ़ लेंगे, पहले एक कहानी सुनाओ। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी। एक था मोहित। हाँ बस बस बस, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते नहीं तुम लोग, हैं नालायकों। तो एक था मोहित और थे उसके प्यारे प्यारे बच्चे जो थे अकल के कच्चे। चलिए अपनी कहानी को अपन शुरू करते हैं। तो कहानी का चैप्टर नंबर 1 ये है कि भैया मैंने ना देखा कि अपने जो प्रफुल्ल साहब हैं, अपने प्रफुल्ल साहब हैं, उन्होंने खोला है एमबीए चाय वाला।
कितना बढ़िया बिजनेस सेंस है और क्या मस्त उनका बिजनेस चल रहा है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि यार एक चाय के स्टोर्स वाला बिजनेस इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा यार चाय तो हो गया, अब मैं पकड़ता हूं कॉफी। ठीक है, अब मैं पकड़ता हूं कॉफी और उसके साथ कुछ करता हूं। तो मैंने, ये कौन हूं, ये हूं मैं, ये कौन हूं मैं, आपका मोहित भैया। ठीक है, और मैंने पकड़ लिया कॉफी को और मैंने बोला कि कॉफी के साथ अपन कुछ करते हैं, प्रफुल्ल साहब जैसे। ठीक है, तो मैंने 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 खोल लिया कॉफी वल्ला। आहा हा, आहा हा। तो मैंने खोल लिया कॉफी वल्ला। यह था कहानी का पहला पड़ाव। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं खोलूंगा कॉफी वल्ला। अब उसके लिए मेरे को चाहिए, कॉफी बनाने के लिए चाहिए मेरे को सप्लाईज। और मेरे को सप्लाईज में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कॉफी बीन्स। क्योंकि प्यारी प्यारी कॉफी बीन्स आएंगी तभी तो एकदम गर्मा गर्म प्यारी प्यारी कॉफी बनेगी। तो मैं चले गया सप्लायर के पास, मैंने बोला सप्लायर कॉफी बीन्स दिखा दो। सप्लायर ने मेरे को कॉफी बीन्स दिखा दी और मैंने पसंद कर ली कॉफी बीन्स। ठीक है, अब मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या प्राइस लगाओगे, क्या क्वालिटी मेरे को दोगे। और मैंने उसको बताया कि मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए और तुमको इस टाइम पे डिलीवरी करनी है और ऐसे ऐसे डिलीवरी करनी है मेरी कॉफी बीन्स की। सप्लायर ने बोला ठीक भैया, ठीक कर देंगे डिलीवर। मैंने बोला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम वो कर जाओगे, मेरे पास तो कुछ होना चाहिए ना यार कि मैं तुम पे पकड़ रख सकूं। तो मैंने कर लिया अपने सप्लायर। सप्लायर कितना जोरदार दिख रहा है नहीं? अरे वो कॉफी पीता होगा रोज। ठीक है, तो ये मेरा सप्लायर है, इसके साथ मैंने कर लिया भाई कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें इन सब चीजों को मैंने कर लिया कंसीडर सप्लायर के साथ। तो आ गई मेरे पास आइडिया आ गया कॉफी वल्ला का। ठीक है, मैंने सप्लायर से कॉफी बीन्स भी बुला ली। ठीक है, अब अपन अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कॉफी बीन्स तो आ गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा गर्मा गर्म कॉफी। अब मैं बनाऊंगा गर्मा गर्म कॉफी अपने कॉफी स्टोर पे, कॉफी वल्ला के स्टोर पे, और मैं बेचूंगा कस्टमर्स को। ठीक है, तो एक देवी जी आई मेरे पास, और मैंने उनको दे दी कॉफी। लेकिन बात यह हो गई कि इस बार मैंने पिला दी उनको ठंडी ठंडी कॉफी। ओ ओ ओ, उन्होंने मेरे से मांगी थी गर्मा गर्म कॉफी। ऑफिस जा रही थी वो, उसके पहले पहले उनको कॉफी चाहिए रहता है, उन्होंने मेरे से कॉफी मांगी थी और मैंने उनको पिला दी ठंडी ठंडी कॉफी। अब देवी जी बौरा गई, गुस्सा आ गई मेरे पे। ठीक है, उनको मैंने पिला दी ठंडी ठंडी कॉफी। अब वो कह रही हैं कि भैया ये कॉफी आप अपनी पकड़ो और मेरे को दे दो चुपचाप, मैंने जो आपको पैसे दिए थे, क्योंकि आपने पिला दी मेरे को ठंडी ठंडी कॉफी और मेरे को नहीं पीनी। तो ये था हमारे कहानी का तीसरा भाग, जिसमें हमने क्या किया, अपने कॉफी को बेचा। अब चलिए कहानी में अपन बढ़ते हैं आगे। अब साहब ये है ना, ये जो है, ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसका नाम है शिवम। और ये तो क्यूट सा हैंडसम सा मैं ही हूं, कौन, मोहित। ये मेरा दोस्त है शिवम, ये है बिजनेसमैन, एकदम सत्य घटना पे आधारित ये बिजनेसमैन है। इसने कहा भाई तेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, वो देवी जी को भूल जाओ, उसको छोड़ के बाकी मेरा पूरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कि यार तेरा बिजनेस बहुत जोरदार चल रहा है भाई, मैं ना तेरे बिजनेस में पैसे लगाऊंगा, कॉफी वल्ला में पैसे लगाऊंगा। तो उसने मेरे को मेरे कॉफी वल्ला में पैसे लगाए। ठीक है, उसने कॉफी वल्ला में पैसे लगाए और हम दोनों साथ साथ आ गए। कैसे, हम साथ
साथ हैं। तो हम दोनों आ गए पार्टनरशिप में, ठीक है। उसने मेरे बिजनेस में पैसे लगाए, हम आ गए पार्टनरशिप में। ये था हमारे कहानी का भाग 4, मतलब पार्ट 4, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यार हमको ना टेंशन होने लग गई, हमको बहुत टेंशन होने लग गई कि यार हमने पैसे तो लगा दिए, कॉफी वाला शुरू कर दिया, प्रफुल्ल साहब को अपना इंस्पिरेशन मान के, उनकी चाय तो चल गई, हमारी कॉफी चली ना चली, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहां पे ज्यादातर चाय लवर्स हैं, ठीक है। तो हमको होने लग गया टेंशन कि अगर धंधे में कोई ऊंच नीच आ गई, या धंधे पे कोई गाज गिर गया, हमारे बिजनेस पे कोई गाज गाज गिर गया, तो भैया हमारी पर्सनल संपत्ति, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई रिस्क मत आ जाए, ये हमको टेंशन सताने लगा। तो हम चले गए मेरे पापा जी के पास। वो है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। हम चले गए उनके पास। उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि तुम ना इतना टेंशन मत लो, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, तुम बना दो इसको एक LLP। इससे तुम्हारी जो है लाइबिलिटी वो हो जाएगी लिमिटेड। जितना तुमने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तुम्हारी लाइबिलिटी सिर्फ उतने तक रहेगी। अगर कोई बिजनेस रिस्क आता है तो तुम्हारे तुम्हारे पर्सनल पर्सनल घर और तुम्हारी पर्सनल गाड़ी पे कोई, या तुम्हारे पर्सनल कोई भी एसेट्स पे कोई रिस्क नहीं रहेगा, अगर कोई बिजनेस पे गाज गिरती है तो ये बहुत बड़ी आइडिया हमको मिल गया। अब हम चलते हैं कहानी में थोड़ा सा और आगे। अरे भैया कितनी लंबी कहानी, अरे छोटी छोटी सी तो है, जैसे बचपन में मिलती थी छोटी छोटी कहानी, वैसी ही है, चुपचाप सुनते जाओ, ठीक है। अब कहानी में बढ़ते हैं आगे। अब हमने देखा भाई कि हमारा ना बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है इस लोकेशन पे हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन से लोकेशन पे? धमतरी के लोकेशन पे। हमने सबसे पहला अपना कॉफी वाला का ब्रांच खोला था धमतरी में। अब हमको लग रहा है कि बढ़िया चल रहा है यार, कॉफी बढ़िया से बिक रही है, तो हमको करना है बिजनेस को और एक्सपांड। क्योंकि हमने नॉलेज ले लिया, हमारे पास स्किल्स आ गई, तो हम करना चाहते हैं एक्सपांड। तो हमने कॉफी वल्ला को एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा दिया, हमने इसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी कंपनी की बिल्डिंग आ गया, हेडक्वार्टर लग गया धमतरी में, जहां ब्रांच था वहां लग गया हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये था हमारे कहानी का 6वां भाग। अब क्या हुआ कहानी में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमको आइडिया आ गया, हमने सप्लायर से माल ले लिया, हमने कॉफी बेच भी दी, हमने पार्टनरशिप भी कर लिया, हमने उसके बाद LLP भी कर लिया, हमने उसके बाद उसको कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब क्या हुआ ना, एक ग्रुप आया, उसमें एक भाई का था बर्थडे। तो वो भाई ने बोला कि मेरे को ना अपने सारे कॉलीग्स को देना है कॉफी पार्टी। हमने बोला क्या बात है भाई, हैप्पी बर्थडे, आ जाओ कॉफी पार्टी दे देंगे, हम गर्मा गर्म कॉफी पिलाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ठंडी नहीं पिलाएंगे, गर्मा गर्म ही कॉफी पिलाएंगे, ठीक है। तुम ना, चलो। तो वो लोग आ गए, हमने देखो कैसे एकदम हार्ट शेप वाली कॉफी उनको पिलाई, सारे ग्रुप को। उन्होंने हमको बोला कि भाई हम ना पेमेंट चेक से करेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, कर दो, चेक से पेमेंट कर दो। तो उन्होंने हमको कर दिया 5,000 रुपए का चेक से पेमेंट। मैं गया तड़के सुबह बैंक में कि 5,000 रुपए आ गए, जमा कराएंगे, पैसे मिलेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं चले गया बैंक, मैंने जमा किया चेक। बाद में बैंक मेरे को कहता है कि सर वो जो चेक था ना वो तो हो गया बाउंस। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं खाते में पैसे ही नहीं थे उनके। मैंने बोला अरे बाप रे, अगला तो फ्रॉडिया निकला, कॉफी पी के चले गया हार्ट शेप वाली, और उसके खाते में पैसे ही नहीं है और पेमेंट कर दिया चेक से। यहां होती है भाई अपनी कहानी खत्म।
अब आप कहेंगे अरे मोहित भैया, मैं तो बिजनेस लॉस पढ़ने आया था, आप तो ये कहां कॉफी वल्ला, कॉफी की कहानी, ठंडी ठंडी कॉफी, मेरे को क्या करना है इन सब से। रुको जरा, सब्र करो। ये है ना तुम्हारा बिजनेस लॉस का पूरा सिलेबस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब अपनी कहानी में वापस आओ, अपनी कहानी में आप वापस आओ। ये जो तुम्हारा कहानी का पार्ट 2 था, जब तुमने सप्लायर के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहीं आ गया तुम्हारा, यहीं आ गया तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझे? जब तुम कहानी में आगे बढ़े, तुमने मैडम को बेच दी ठंडी ठंडी कॉफी। भैया हमने नहीं बेची, आपने बेची। हाँ हाँ मैंने बेची ठंडी ठंडी कॉफी। वहां आ गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब तुमने की पार्टनरशिप, जब तुमने की पार्टनरशिप, तो आ गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब तुमने अपने पर्सनल एसेट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया इसको एलएलपी, तो आ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जब तुमने अपने बिजनेस को कर दिया एक कंपनी में इनकॉर्पोरेट, तो ये हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं हटा दूं, ये हो गया कंपनीज एक्ट 2013। और जब उन्होंने मेरे को चेक से पेमेंट किया था, लेकिन खाते में पैसे ही नहीं थे, इनसफिशिएंट फंड्स बोल के बैंक ने बता दिया कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो लग गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। क्योंकि चेक क्या है? चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। यही तो था तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस लॉस का सिलेबस, जो एक कहानी में सिमट गया। अब ये सब जो आप पढ़ रहे हो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब इंस्टीट्यूट आईसीआई आपको क्यों पढ़ाना चाहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या करता है, जब आपने सप्लायर के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दोनों पार्टीज को बाउंड करता है कि जैसा जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही दोनों पार्टीज एक्शन परफॉर्म करेंगी, और कोई भी ब्रीच होता है तो उसके लिए अगली पार्टी, जिसको घाटा हुआ, जिसको नुकसान हुआ, उसको रेमेडी मिल सके, ये इंश्योर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जब मैंने बेची ठंडी ठंडी कॉफी इन देवी जी को, और देवी जी ने बोला कि भैया आप ये कॉफी रख लो, मैंने नहीं पीनी, मेरे को आप दे दो मेरे पैसे वापस, तो यहां पे लग गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें अगर मैंने जो प्रॉमिस किया था वो आइटम मैं नहीं बेचता हूं, तो उस केस में कस्टमर को यदि कोई भी इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए कस्टमर उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है और मेरे से कंपेंसेशन डिमांड कर सकता है। यह इंश्योर करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब मैं पार्टनरशिप में आता हूं, जब मैं अपने दोस्त शिवम के साथ पार्टनरशिप में आता हूं, जब वो पैसे लगाता है मेरे बिजनेस में और हम दोनों आते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा, पार्टनर्स की ड्यूटी क्या क्या रहेंगी, ये सब चीजों के बारे में बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
और जब मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, जब मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी बिजनेस रिस्क के कारण से, किसी भी बिजनेस की अनहोनी के कारण से, और मैं बनाता हूं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस केस में मेरे पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ है, जो एक्ट है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, वो एक्शन में आ जाता है। और जब मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करता हूं, जब मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है मल्टीपल लोकेशंस पे मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है और फंड्स का रिजर्व करना है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। और दूसरा, मैं इसको एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देता हूं ताकि पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो उस केस में जो एक्ट एक्शन में आ जाता है वो हो जाता है कंपनीज एक्ट 2013। और जब मेरे साथ होता है धोखा, और कॉफी पार्टी करके दिल शेप की कॉफी पी के लोग चले जाते हैं और मेरे को चेक देते हैं, लेकिन वो चेक हो जाता है बाउंस, तो उस केस में मेरे को उस केस में प्रोटेक्ट करता है ताकि मैं अपना वो अनपेड अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकूं अपने कस्टमर से। उस केस में मेरे को जो एक्ट प्रोटेक्ट करता है वो करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ताकि मैं लीगल एक्शंस ले सकूं, मैं लीगल स्टेप्स ले सकूं और अपना अनपेड अमाउंट जो है वो कस्टमर से रिकवर कर सकूं। यही तो था आपका पूरा का पूरा बिजनेस लॉ को एक रॉकेट साइंस नहीं समझना है, इसको एकदम आप जैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें होती है ना, उससे आप कनेक्ट करके एक बार देखो, आपको इतना सिंपल लगेगा ये पूरा सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरीके से डील करेंगे और एकदम छोटी छोटी चीजों से, एकदम बारीकियों से और छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस पूरे सब्जेक्ट को समझेंगे। तो चलिए इस सब्जेक्ट को, इस बहुत भारी भरकम बिजनेस लॉस का सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को परेशान करता है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है बिजनेस लॉस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है। ये जो बिजनेस लॉस का पूरा सब्जेक्ट है और इसमें जितने एक्ट्स हैं, ये सारे बिजनेस की एक्टिविटीज जो हमने प्रोक्योर किया, सप्लायर से माल उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने सेल किया, हमने तरह तरह की एंटिटीज को इनकॉर्पोरेट किया, हमारे पास जो पेमेंट आया उसके प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट था। तो ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज जो बिजनेस के अंदर हो रही हैं, उसको गवर्न करने के लिए, ताकि वो फेयर तरीके से, लीगल तरीके से हो सके, उसको इंश्योर करता है बिजनेस लॉस। और लॉ क्या होते हैं? लॉ होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जो कि सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? अरे यार, आप तो सीए वाले बंदे हो, मैं आपको बिजनेस क्या ही समझाऊं। मैं तुमको बिजनेस क्या ही समझाऊं, तुम सब जानते हो। वही सब जो खरीदना फिर वापस से बेचना, क्यों? ताकि हमको पैसे मिल सके, हम कुछ पैसे कमा सके, वही जिसको आप व्यापार कह सकते हो, जिसको आप कॉमर्स कह सकते हो, वही सब होता है बिजनेस। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लॉ के कुछ बेसिक्स, लॉ की कुछ बारीकियां, उनको और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं हमारे नोट्स में। बिजनेस लॉज। तो चलिए लॉस का मतलब पहले हम अच्छे से समझते हैं कि लॉस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? ये हैं कुछ सिस्टम या सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स थ्रू गवर्नमेंट। इनको गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट ही इनको एनफोर्स करवाती है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या जो हमने देखा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इधर हमारा सिलेबस है बिजनेस लॉस। तो बताओ, लॉ बड़ा या एक्ट, या दोनों हैं सेम? तो यही क्वेश्चन है हमारा कि क्या लॉ एक्ट से डिफरेंट है?
एक बार खुद सोचो और कमेंट करके मेरे को बताओ तुमको क्या लगता है कि लॉ और एक्ट डिफरेंट है या सेम है। लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया लॉ और एक्ट जो है ना वो डिफरेंट है। लॉ एक्ट से डिफरेंट होता है। लॉ एक बड़ा टर्म है, लॉ एक बड़ा टर्म है, उसी के अंदर एक्ट आता है, उसी के अंदर रूल्स आते हैं, उसी के अंदर सर्कुलर्स आते हैं, उसी के अंदर हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं जो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट खुद इश्यू करती है। अब इन एक्ट्स और लॉस को बनाता कौन है? इसको बनाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनको जिनको पावर दे रखा है ना वही इन लॉज और एक्ट्स को बनाते हैं। अच्छा, लॉ का अगर नॉन कंप्लायंस होता है, अगर जो लॉ बनाया गया उसको कोई फॉलो नहीं करता है और उसको तोड़ता है, तो उस केस में क्या होता है? तो दो तरह की लाइबिलिटी आती है। दो तरह की लाइबिलिटी आती है। कौन कौन सी? पहली क्रिमिनल लाइबिलिटी, दूसरा सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में जनरली इंप्रिजनमेंट मिलता है, जैसे सजा दे दी गई 2 साल की 3 साल की सजा दे दी गई, तो वो हो गया क्रिमिनल लाइबिलिटी। और सिविल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी में जनरली पेनाल्टी लगती है, फाइन लगता है और डैमेजेस जो हैं उसको रिम्बर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी लॉ की कुछ कुछ बेसिक्स। अब देखते हैं भाई कि एक्ट पास कैसे होता है, एक्ट बनता कैसे है। तो पहले बार क्या होता है ना, स्टेप 1 में ये होता है कि एक बिल ड्राफ्ट होता है। एक बिल ड्राफ्ट होता है, उस पर्टिकुलर एक्ट जो आने वाला होता है उसका एक बिल ड्राफ्ट होता है, उसका एक बिल ड्राफ्ट होता है। उसको फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है सजेशंस के लिए, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका उस पर्टिकुलर बिल से ताल्लुक है, जिनका उन पर्टिकुलर एक्ट से ताल्लुक है, उनसे सजेशंस लिया जाता है। उसके बाद उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहां पे? अपने पार्लियामेंट में उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, जहां पे ऑफ कोर्स अपोजिशन है, वो अपोज करती है। अगर उनको वो बिल में जो भी चीजें हैं, अगर उनमें से कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो वो उसको अपोज करती हैं। उसके बाद फिर वो पब्लिश होता है गेजेट में, या फिर स्टैंडिंग कमेटी को रेफर भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर वो लोकसभा में से अप्रूव होता है। लोकसभा से अप्रूव होने के बाद फिर वो फॉरवर्ड किया जाता है राज्यसभा को, और राज्यसभा में भी फिर अगर कुछ अपोजिशन होना है तो होता है, डेलिब्रेशंस होते हैं, रेफरेंसेस लिए जाते हैं। उसके बाद वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है, और राज्यसभा से जब पास हो जाता है, जब लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, तो वो चले जाता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट फिर उसमें जब अपना एसेंट दे देते हैं, जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो जो बिल है ना वो एक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से एक पूरा एक्ट जो है, एक बिल से एक्ट बनता है। लॉस को गवर्न कौन करता है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि बिजनेस लॉस का मतलब क्या होता है। बिजनेस लॉस वो लॉज हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। तो कौन लॉस को गवर्न करता है? तो हमारे देश में 3 पिलर हैं। 3 पिलर हैं हमारे नेशन के। कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर लॉस को बनाता है, उनको पास करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक एक्ट बनता कैसे है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? वो है लेजिस्लेचर। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लॉस को इंप्लीमेंट करना, उसको एनफोर्स कराने का काम है एग्जीक्यूटिव का।
हमारे देश में लॉस को इंप्लीमेंट कराने का और एनफोर्स कराने का जो जिम्मा है वो है एग्जीक्यूटिव का। जैसे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ गए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए उनके। तो ये सब क्या करते हैं, लॉस को एग्जीक्यूट करवाते हैं, एनफोर्स करवाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है जुडिशरी। ये क्या करते हैं, ये जितने भी लॉस बने हैं ना उनको इंटरप्रीट करने का काम करते हैं, उनको इंटरप्रीट करने का काम करते हैं, उनको बताने का काम करते हैं कि लॉ में ये चीजें लिखी हुई हैं, उसको इंटरप्रीट करते हैं और उसको अपहोल्ड करते हैं कि वो जो लॉज है ना वो सही तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि ये इसमें सारे कोर्ट्स आ जाएंगे अपने, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और जितने हमारे लोअर कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये 3 मेन पिलर्स आ गए अपने नेशन के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। टाइप्स ऑफ लॉज को थोड़ा सा और डिटेल में अपन देखते हैं एक बार। तो पहला हो गया सिविल लॉज, दूसरे हो गए क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज में जनरली क्या होता है, जैसे कि हमने वो देखा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर के साथ। अब सप्लायर ने सपोज जो भी हमने डिस्कस किया था, जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे हमने बोला था कि भाई हमको इस क्वालिटी का हमको कॉफी बीन्स चाहिए, लेकिन उन्होंने हमको खराब क्वालिटी के कॉफी बीन्स भेज दिए। तो उस केस में क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रीच। तो उस केस में हमारे बीच क्या हो जाएगा, मैं और मेरे सप्लायर के बीच क्या आ जाएगा, हम दोनों के बीच आ जाएगा डिस्प्यूट। तो ऐसे डिस्प्यूट्स, इसी टाइप के डिस्प्यूट्स जब होते हैं तो क्या हो गया भाई, इसको बस अग गया ये। लगता है हाँ, आ गया भाई, आ गया। ठीक है। तो ऐसे टाइप के जब डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको रिजॉल्व करने का काम सिविल लॉज करते हैं, इसमें मेन फोकस होता है रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स और कंपेंसेशन दिलवाना। जैसे कि हमने देवी जी को कॉफी जो बेची थी, तो देवी जी कंपेंसेशन की डिमांड कर रही थी, तो वो हो गया। दूसरे होते हैं क्रिमिनल लॉस। ठीक है, क्रिमिनल लॉस जिसमें मोस्टली क्राइम्स और लीगल पनिशमेंट की बात होती है। ठीक है, इसमें फोकस होता है पब्लिक सेफ्टी पे, तो ये 2 तरीके के अपने लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज, दूसरा सिविल लॉज। सिविल लॉज का फोकस होता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाना, कंपेंसेशन दिलवाना, और क्रिमिनल लॉज का फोकस होता है पब्लिक सेफ्टी का। अच्छा, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि जब हमारे पास लॉ का प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो किस तरीके से लॉ प्रेजेंट होता है, उसको किस तरीके से हमने रीड करना है। तो सपोज आपको ऐसा कुछ दिख रहा है 10(2)(b)(2), तो इसको किस तरीके से आप रीड करेंगे। तो जनरली जो ये होता है सेक्शन, ये होता है सबसेक्शन, ये आ गया हमारा क्लॉज, ये आ गया हमारा सब क्लॉज। अब इनका मतलब क्या होता है, तो जब भी आपके पास कोई सेक्शन आएगा तो आप उसको इस तरीके से ही रीड करेंगे, इनका मतलब क्या होता है, जो सेक्शन है ना वो किसी बड़े रूल के बारे में बताता है। उस सेक्शन में जनरली कोई बड़ा रूल लिखा होता है, और सब सेक्शन में उसी रूल के बारे में और डिटेल्स लिखी होती हैं, और जो क्लॉज है ना, क्लॉज कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताता है, उन डिटेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताता है, और सब क्लॉज जो है वो उसी से रिलेटेड स्मॉलर डिटेल्स, जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उनके बारे में, या कोई एग्जाम्पशन हो गया उसके बारे में जो हमको सब क्लॉज बताता है। तो ऐसे रहता है सेक्शन, सब क्लॉज, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज।
अच्छा, हमारा एग्जाम पैटर्न सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉस का ऐसा रहने वाला है कि आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन 2 से लेकर के 6 तक आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस को आप चूज कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपका जो पेपर रहने वाला है वो 120 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, जिसमें से आपको ज्यादा नहीं, बस 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। तो ये था हमारे पूरे सिलेबस का एक ब्रॉड ओवरव्यू, जिसमें हमने एक पूरे सिलेबस को एक बर्ड आई व्यू से देखा और लॉ के कुछ बेसिक्स जो हमारे पूरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी थे जानना, उनको हमने देखा। आई होप कि आपके अंडरस्टैंडिंग में मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया हो और आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा हो। आपके फीडबैक्स मैं बिल्कुल से आप मुझे दीजिएगा और मैं बिल्कुल से उनका स्वागत करता हूं। कोई भी इंप्रूवमेंट या कोई भी सजेशन आपका हो आने वाले सेशंस के लिए तो वो भी वेलकम है। और बस बहुत अच्छे से आप पढ़िए और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस और पूरे बिजनेस लॉस से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं और जो भी अपडेट्स हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो इनको आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है और मेरे लिए भी ये बहुत नया है, एक नया इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। तो अगर सही में आपको कोई भी वैल्यू एडिशन, इतना सा भी वैल्यू एडिशन यदि मिल रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये नया इनिशिएटिव और हमारा ये पूरा सेशन कैसा लगा। उसके लिए जो भी सजेशंस है वो प्लीज आप हमको लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय। और मजे से पढ़िए, क्योंकि मजे से पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।